हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में शिक्षण अधिगम का जो पहले पेपर आ चुका है 2020 का उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि कितने नंबर का पेपर है, कितने घंटे का होगा और कौन सा आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है, किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, जैक्सन ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, या वॉटसन ने कहा है? कई बार ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ आपको। तो इसका आंसर है आपका स्किनर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्किनर ने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सेकंड क्वेश्चन है कि संप्रेषण का कार्य है सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, संप्रेषण का कार्य में ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है अनुकरण का, आदर्श पाठ की प्रस्तुति का, करके सीखने का, या गृहकार करने का। तो याद रखिए, जो क्रियाशीलता का सिद्धांत था ये जॉन डीवी ने दिया था और ये करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, करके सीखने का बल देता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक, फिर तीसरा आपका लिखित संप्रेषण, या चौथा है आपका मौखिक संप्रेषण। तो आप सभी जानते हैं कि क्लास में टीचर कैसे आपको पढ़ाता है, बोलकर भी पढ़ाता है, लिखकर भी पढ़ाता है। ठीक है, हाव भाव के माध्यम से भी पढ़ाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगमन विधि से संबंधित सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर। तो आगमन विधि से रिलेटेड सूत्र कौन सा है इसमें से? तो इसका सही आंसर होगा आपका तीसरा ऑप्शन, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि में हम जब पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद परिभाषा की तरफ जाते हैं, और जो उदाहरण दिए जाते हैं उन्हें हम हमेशा विशिष्ट रखते हैं। ठीक है, और जो जबकि नियम वगैरह को किस में रखते हैं, सामान्य में। तो इसका सही सूत्र हो जाएगा तीसरा आपका, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है पर्यटन, कहानी, वर्णन, या स्पष्टीकरण। तो पूछा गया कि भाषा शिक्षण, जब आप भाषा के जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? पर्यटन विधि, कहानी विधि, वर्णन विधि, या स्पष्टीकरण विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, स्पष्टीकरण विधि। देखिए, भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि जो है वो स्पष्टीकरण विधि है। कहानी विधि का अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर हिस्ट्री में हो सकता है। ठीक है, जब आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो आप कहानी विधि का यूज़ कर सकते हैं। पर्यटन विधि का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका भूगोल में। जब आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आप पर्यटन के लिए ले जा सकते हैं और मिट्टियाँ दिखा सकते हैं विभिन्न प्रकार की। ठीक है, जब आप मृदा वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कोई और चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो पर्यटन विधि का यूज ज़्यादातर भूगोल में है। कहानी विधि का इतिहास में आप यूज़ कर सकते हैं, और भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा उपयोग है आपका स्पष्टीकरण विधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। पहला है पूर्ण से अंश की ओर, दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, थर्ड है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और फोर्थ है आपका सरल से जटिल की ओर। देखिए, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया जब मैंने आपको साइकोलॉजी पढ़ाई थी, बाल विकास पढ़ाई थी। तो बताया था कि गेस्टॉल्ट मनोवादी कौन कहलाते हैं, कोफा, कोहलर और बर्दीमर। ये गेस्टॉल्टवादी कहलाते हैं, जर्मनी के थे सारे। और इन्होंने जो सूत्र दिया था वो दिया था पूर्ण से अंश की ओर। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और इसी पर आधारित है गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान। ठीक है, और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था कोहलर ने? तो ये किया था चिंपैंजी पर, जिसका नाम था सुल्तान, याद रखिएगा। और गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित जो शिक्षण सूत्र है वो है आपका पूर्ण से अंश की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, आप प्रदर्शन के माध्यम से किन बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए, जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें आप प्रदर्शन के माध्यम से क्या समझाएंगे, उन्हें तो पहले से चीज़ें दिखी हुई हैं, हर चीज़ वो जानते समझते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनमें जिज्ञासा अगर आपको उत्पन्न करनी है तो आप प्रदर्शन युक्ति का सहारा लेंगे। ठीक है, कोई नई चीज़ आप दिखाएंगे तो बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो ये सबसे अच्छी युक्ति किसके लिए है? तो ये है प्राथमिक स्तर के लिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है विज्ञान में, गणित में, भूगोल में, या उपयुक्त सभी में। तो देखिए, सहायक सामग्री का सबसे ज़्यादा यूज किस में होता है? विज्ञान में भी होता है, गणित में भी होता है, लेकिन गणित में आपको देखने को नहीं मिला होगा ज़्यादा, लेकिन गणित में भी काफ़ी होता है, भूगोल में भी होता है, और उपयुक्त सभी, मतलब सारे आंसर ठीक हैं इसके। लेकिन सर्वाधिक पूछा तो आप विज्ञान लगा सकते हैं। वैसे ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें विज्ञान भी आ सकता है और उपयुक्त सभी भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप विज्ञान पे जाइए क्योंकि सर्वाधिक पूछा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है समूहकार द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा, या कहानी द्वारा। तो देखिए, कल्पना शक्ति का विकास कैसे होगा बच्चों में? जब आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे,
किसी कहानी को आप सुनाते हैं बच्चों को, तो बच्चों का उसमें मन लग जाता है और वो उस चीज़ को कल्पना के माध्यम से देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं उसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा अगर कल्पना शक्ति का विकास होता है तो वो कहानी विधि द्वारा होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब मैंने संप्रेषण जो प्रक्रिया थी इसके बारे में आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि प्रेषक उस व्यक्ति को कहते हैं जो संदेश को भेजता है। ठीक है, संदेश को ये भेजेगा। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है संदेश, क्योंकि संदेश को भेजा जा रहा है। तीसरा जिसे वो संदेश मिलता है वो ग्राही कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश बोले तो रिसीवर कहलाता है। ठीक है, प्रेषक को कहते हैं सेंडर, संदेश को कहते हैं मैसेज, और जो ग्राही होता है ये कहलाता है रिसीवर। इसे संदेश मिल रहा है। तो संप्रेषण के मुख्य 3 ही घटक होते हैं, प्रेषक, संदेश और ग्राही। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, तो याद रखिएगा सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है। फ्लेंसर, सी एलन, एलन गेज या स्किनर। तो याद रखिए जो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता हैं वो सी एलन कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। कहीं पर आपको डी एलन देखने को मिल जाएगा, कहीं सी एलन देखने को मिलेगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ योजना का प्रथम बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण या व्याख्या। आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था पाठ योजना के बारे में कि पाठ योजना जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, ताकि बच्चों से पता लगे कि वो पहले से कितना जानते हैं पाठ के बारे में और उन्हें क्या क्या चीज़ें बतानी है जो उन्हें नहीं पता। तो सबसे पहले जो प्रश्न किया जाता है वो किया जाता है प्रस्तावना प्रश्न। तो याद रखिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के कितने चरण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बरन लिखा हुआ है, तो शिक्षण के कितने चरण होते हैं, 1, 3, 2 या 4। तो शिक्षण के यहाँ पर 3 चरण होते हैं, याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहला चरण जो होता है आपका वो होता है पूर्व क्रिया अवस्था, जिसमें जो टीचर होता है वो चिंतन करता है। पहले से जब कोई पाठ उसे पढ़ाना होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़कर आता है, थोड़ा सा चिंतन करता है कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य उसके पूरे हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों को कैसे समझाना है, तो चिंतन करता है। तो ये कहलाता है पूर्व क्रिया अवस्था। जो सेकंड चरण होता है वो कहलाता है अंत्य क्रिया। ठीक है, अंत्य क्रिया अवस्था, इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में अंतर क्रिया होती है कि शिक्षक बच्चों से प्रश्न करता है, बच्चे आंसर देते हैं। ठीक है, जो अंत्य क्रिया होती है ये सेकंड चरण होता है। और जो तीसरा चरण होता है वो कहलाता है उत्तर क्रिया अवस्था। इसमें जो शिक्षक होता है वो मूल्यांकन करता है बच्चों का, कि बच्चों को जो उसने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया, कहाँ पे गलती रह गई है, ठीक है, कहाँ पे कमी रह गई, तो इन चीज़ों का मूल्यांकन करता है वो। तो 3 चरण होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य सामग्री है ग्रामोफोन, चलचित्र, श्यामपट या लिंग्वाफोन। देखिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, जब ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अब आपका ध्यान जा रहा होगा चलचित्र पर और श्यामपट पर, दोनों ही दृश्य सामग्री हैं, लेकिन इसमें सिर्फ दृश्य सामग्री पूछा है तो आपको ध्यान देना है कि जिससे सिर्फ आप देख सकते हैं, सुन नहीं सकते उससे। तो ग्रामोफोन क्या है, ये तो आपका श्रव्य सामग्री है क्योंकि इससे चीज़ें सिर्फ आप सुन सकते हैं। चलचित्र में क्या है, आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। दृश्य सामग्री श्यामपट है क्योंकि इसे सिर्फ आप देख सकते हैं, इससे कोई आवाज़ नहीं आ रही जो आप सुन सकते हैं, तो ये सिर्फ दृश्य सामग्री में आएगा। और लिंग्वा फोन का यूज़ भी आप सिर्फ किस में करते हैं, सुनने में करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, श्यामपट दृश्य सामग्री है। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किन्हीं 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो देखिए इसे 30 शब्दों में लिखना है आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ठीक है, और ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो शिक्षण की समान प्रविधियाँ वे माध्यम हैं जिनसे पाठ का प्रारंभ, विकास तथा अंत रोचक ढंग से होता है। मतलब जो भी पाठ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका जब प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए उसको लेकर। ठीक है, जब आप बीच में पढ़ा रहे हैं तो जिज्ञासा बनी रहे, और जो अंत कर रहे हैं उसको समाप्त कर रहे हैं तो रोचक ढंग से समाप्त हो। ठीक है, बच्चों में उसका इंटरेस्ट बना रहे। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो शिक्षण प्रविधियाँ कहलाती हैं, कि कौन कौन सी ऐसी प्रविधियाँ हैं जिनके माध्यम से आप पाठ को रोचक बना सकते हैं। तो पहला है आपका व्याख्या प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि और उदाहरण प्रविधि। कई सारी प्रविधियाँ हैं, आपको सिर्फ 2 के बारे में पूछा गया है, तो 2 के बारे में लिखना है और उनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर देना 2-3 लाइन में, बस हो जाएगा 30 शब्दों में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत से क्या आशय है। ठीक है, प्रेरणा का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में पूछा गया है कि शिक्षण में उसका क्या महत्व है। तो देखिए प्रेरणा किसी भी कार्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसे सीखने का सख्त आधार माना जाता है। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के अधिगम शिक्षण को प्रारंभ करती है, जारी रखती है व पूरा करती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेरणा का बहुत ज़्यादा महत्व है किसी भी चीज़ को सीखने में। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने में, किसी चीज़ को प्रारंभ करने में प्रेरणा का बहुत महत्व होता है। एक केली महोदय थे, उनका विचार था कि शिक्षण में अभिप्रेरणा, प्रेरणा और प्रेरणा एक ही चीज़ होती है, किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहनी चाहिए। और प्रेरणा के 2 तरीके होते हैं, एक होता है शाब्दिक
और दूसरा होता है अशाब्दिक। शाब्दिक में आता है आपका शाबाशी जब देते हैं, ठीक है, जब बोलकर शाबाशी दे रहे हैं, उत्तम कह रहे हैं, बहुत अच्छे, ये वो करके, तो शाब्दिक कहलाता है। अशाब्दिक में क्या है कि आपको मार रहे हैं, ठीक है, आपको दंड दे दिया तो ये अशाब्दिक कहलाएगा, या आपको पुरस्कार दे दिया तो ये अशाब्दिक कहलाएगा, ठीक है, जिसमें शब्दों की ज़रूरत ना पड़े वो अशाब्दिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 2 विशेषताएं पूछी गई हैं शिक्षण की, तो अच्छे शिक्षण की विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए 2 पॉइंट पूछे गए, मैं आपको काफ़ी पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप कोई से भी 2 पॉइंट लिख सकें। ठीक है, पहला है कि शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, मतलब प्लानिंग के साथ होना चाहिए शिक्षण। सेकेंड है कि शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। थर्ड है अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, मतलब ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को प्रेरणा दे। फोर्थ है आपका कि अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर तरीके के बच्चे होते हैं, उनको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से आपको शिक्षण देना है। ठीक है, फिर है शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो चाहिए कि शिक्षक ही सब कुछ है, ठीक है, शिक्षक पे ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है, वो चाह रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं, बच्चों को ध्यान में देना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाना है। फिर है कि शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए, ऐसा हो कि बच्चों की भी प्रगति हो और शिक्षक की भी प्रगति हो। फिर है कि शिक्षण जो है निर्देशात्मक होना चाहिए, ठीक है, वो निर्देश दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता, बहुत अंतर होता है दोनों में। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक होना चाहिए, ठीक है, बच्चों की कमियों को पता लगाना है और उन्हें दूर करना है, ठीक है, तो शिक्षण ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं, आप कोई भी 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, अगर 2 नंबर में आता है तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि संप्रेषण से क्या आशा है, ठीक है, कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा गया है, तो देख लेते हैं। संप्रेषण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण, अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, अर्थात संप्रेषण का अर्थ सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है, जब दूसरों से आप बातचीत करते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को खुद समझते हैं, तो यही चीज़ कहलाता है संप्रेषण या कम्युनिकेशन। संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शाब्दिक संप्रेषण, जिसमें आपका लिखित और मौखिक आ जाता है, ठीक है, लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। जब आप लिखकर चीज़ों को बताते हैं तो लिखित संप्रेषण कहलाता है, जब आप बोलकर अपनी बातों को समझाते हैं दूसरे को तो वो आता है मौखिक संप्रेषण में। और दूसरा होता है आपका अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में आप कैसे समझाते हैं, अपनी क्या नाम, इशारों के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है, जो आपके नेत्र होते हैं इनके इशारों के माध्यम से चीज़ों को समझाते हैं, ठीक है, या तरह तरह की आवाज़ों के माध्यम से समझाते हैं, जैसे हाव भाव के माध्यम से या अन्य माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहगामी शिक्षण की 2 उपयोगिता लिखिए। ठीक है, सहगामी शिक्षण की 2 उपयोगिता पूछी हैं, पहले जान लेते हैं सहगामी क्रियाएं किसे कहते हैं। तो पाठ सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। इन क्रियाओं का उतना ही महत्व है जितना कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ वस्तु। इन क्रियाओं को ही पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं, मतलब जब पढ़ाई के साथ साथ कई क्रियाएं चलती रहती हैं ना, कई प्रतियोगिता वगैरह स्कूल में कराई जाती हैं, तो उन्हीं को कहते हैं हम लोग पाठ सहगामी क्रियाएं। इनकी उपयोगिता क्या है, तो छात्रों में निहित प्रतिभाओं की खोज एवं विकास। दूसरा है कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है उसे करने के लिए इसे किया जाता है। थर्ड है कि सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने के समान अवसर मिलते हैं। और लास्ट है कि किसी भी गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों में आपस में सामाजिक अंत्यक्रिया होती है। तो इन प्रतियोगिताओं को क्यों किया जाता है, ताकि बच्चे आपस में मिले जुलें, ठीक है, उनकी जिज्ञासा बढ़े नई चीज़ों को लेकर, नई नई चीज़ें सीखें वो, ठीक है। मेहंदी प्रतियोगिता कराई जाती है लड़कियों के लिए, आर्ट की प्रतियोगिता कराई जाती है, ठीक है, डांस प्रतियोगिता की जाती है, तो कई सारी क्रियाएँ चलती रहती हैं, इन्हीं को कहते हैं पाठ सहगामी क्रियाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। उपचारात्मक शिक्षण के 2 उद्देश्य पूछे गए, तो पहला है कि छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना है, जो भी वो गलतियां करते हैं उनको सुधारना। सेकंड है कि उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता विकास करना, मतलब वो अच्छे से भाषा का प्रयोग करना सीख जाएं, ठीक है, उनकी क्षमता को बढ़ाना। फिर है कि समय एवं शक्ति का संरक्षण, ठीक है, जिस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, उन्हें सुधारना ताकि वो कम समय लें और उनकी शक्ति बचे। फिर लास्ट के मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाना, मतलब जो मंदबुद्धि बालक हैं जिनके पास उतनी बुद्धि नहीं है चीज़ों को समझने की, तो उन बालकों में ऐसे समझाना चीज़ों को ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े, चीज़ों को लेकर उन्हें लगे कि हाँ वो भी चीज़ें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है। ठीक है, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है ये पूछा गया है, देख लेते हैं पुनर्बलन कौशल क्या होता है। तो पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में पूर्ण रूप भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पुनर्बलन का मतलब होता है कि आप उसे बल प्रदान कर रहे हैं, बार बार बल प्रदान कर रहे हैं किसी कार्य को लेकर, मतलब उसे प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, जिस काम में वो लगा हुआ है अगर आप उसे थोड़ा सा बल प्रदान करेंगे, ठीक है, चाहे वो आंतरिक रूप से हो चाहे बाह्य रूप से हो, उसे बल प्रदान करते हैं तो वो उस चीज़ के लिए प्रेरित हो जाता है और उसकी तरफ अग्रसर हो जाता है ना, उस चीज़ को पाने के लिए। तो वही है, इससे क्या होता है कि इससे छात्र अनुक्रिया कर सकें। इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है
और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करते हैं। पुनर्वलन कौशल द्वारा छात्रों के मनोबल और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। यह छात्रों को आंतरिक रूप से बदलने में उनकी सहायता करता है, जिससे वह अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सके। ठीक है, तो पुनर्वलन का अर्थ क्या है कि छात्रों को बल देना, उन्हें प्रेरित करना उस कार्य को लेके, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो पुनर्वलन के बारे में आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति का अनुसरण शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो प्रकृति का अनुसरण शिक्षण जो सूत्र होता है, इससे अभिप्राय पूछा है। तो देखिए, प्रकृति का अनुसरण से मतलब क्या है कि इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की मानसिक एवं शारीरिक प्रकृति के अनुसार ही उसे शिक्षण प्रदान करें। यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता है तो बालक के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इस सूत्र का यथार्थ अभिप्राय यह है कि हमको अपने साधनों को बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुरूप बनाना चाहिए। देखिए, जो प्रकृति का अनुसरण सूत्र है, ये हमें ये बताता है कि जो बालक है, हमें उसे जो शिक्षा दे रहे हैं वो उसकी मानसिक और शारीरिक जो प्रकृति है उसके अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है या उस लायक नहीं है, लेकिन आप उस लेवल की चीज़ें उसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, भाई है कि कक्षा 2 का बच्चा है, आप उससे कक्षा 6 की या कक्षा 5 की बुक पढ़ने को कह दें तो वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से उस काबिल नहीं हुआ है अभी। तो हमें जो भी शिक्षा देनी है बालक को, ठीक है, जो भी बच्चों को शिक्षा देनी है वो उसकी शारीरिक और मानसिक प्रकृति को ध्यान में रख कर देनी है। बस इतना इसमें बताना है आपको, बस अपनी भाषा में लिख देना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुकक्षा शिक्षण की 2 समस्याएं लिखिए। ठीक है, बहुकक्षा शिक्षण की 2 समस्याएं लिखनी है आपको। तो देखिए, बहुकक्षा शिक्षण होता क्या है। बहुकक्षा शिक्षण पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक अध्यापक एक कक्षा को ना पढ़ाकर कई कक्षाओं को एक साथ देखता है। आपने प्राइमरी में देखा होगा, कई बार कई टीचर नहीं आते तो क्या करते हैं, वो कक्षा 2, 3, 4 को एक ही साथ बिठा लेते हैं और एक टीचर उन सबको पढ़ाता है। कई बार देखा है ना आपको कि आपके स्कूल में कोई टीचर नहीं आया तो क्या किया, 2-3 क्लास को कंबाइन कर लिया और उनको एक साथ पढ़ाया। तो ऐसी जो पद्धति होती है वो कहलाती है बहुकक्षा शिक्षण। अब इसकी समस्याएं पूछी हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं दिमाग से कि जब कई क्लासों को एक साथ बैठ के टीचर पढ़ाता है तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। पहला तो ये है कि बहुकक्षा शिक्षण में अध्यापक सभी विषयों पर ध्यान नहीं दे सकता। ठीक है, पहली समस्या ये होगी। दूसरी क्या है कि कक्षा कक्षा में अनुशासनहीनता बनी रहती है। ठीक है, कोई इधर शोर मचा रहा है, कोई उधर शोर मचा रहा है, कोई ये प्रश्न कर रहा है, तो अनुशासनहीनता बनी रहती है। तीसरा क्या है, अध्यापक व कार्य का जो भार होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इतना वर्कलोड नहीं झेल सकता टीचर कि एक साथ कई क्लास को पढ़ा ले। फिर है कि एकल अध्यापक विद्यालयों में अध्यापक के आकस्मिक अवकाश पर जाने से विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। ठीक है, जो स्कूल 1-2 टीचर पर ही डिपेंड है, अगर उनमें से एक भी टीचर चला जाता है तो क्या फिर स्कूल की छुट्टी करनी पड़ जाती है। फिर लास्ट है कि अध्यापक छात्रों को समझाने में सफल नहीं हो पाता है। इतनी भीड़ है, इतना शोर है, ठीक है, तो सभी बच्चों को तो नहीं समझा सकता ना टीचर। तो यही है बहुकक्षा शिक्षण की ये समस्याएं हैं। अगर आपसे 2 पूछी गई थी तो आप 2 ही लिखिएगा। मैंने आपको ज़्यादा बता दी, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या अभिप्राय है। ठीक है, कि न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या अभिप्राय, ये पूछा गया है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, डिसाइड कर देते हैं पहले से कि अगर कक्षा 2 का बच्चा है तो उसे इतनी चीज़ें आनी चाहिए, अगर कक्षा 3 का बच्चा है तो उसे पहाड़े आने चाहिए 20 तक, कक्षा 4 का बच्चा है तो उसे पहाड़ी भी आनी चाहिए, गिनती भी आनी चाहिए। ठीक है, और ये भी चीज़ आनी चाहिए, ये भी चीज़ आनी चाहिए। तो हर चीज़ का एक स्तर का जो होता है ना, वो हम पहले ही डिसाइड कर देते कि इतना उससे बच्चे को आना चाहिए। तो यही कहलाता है एक न्यूनतम अधिगम स्तर। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है। उदाहरण देख लेते हैं कि श्याम कक्षा 4 का छात्र है और इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया कि छात्र को पास होने के लिए कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। तो उस छात्र को कक्षा 4 में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाएगा। ठीक है, तो पहले बोर्ड ने डिसाइड कर दिया कि 33% अंक लाएगा तभी वो पास माना जाएगा। ये न्यूनतम अधिगम स्तर है। ठीक है, एक स्तर डिसाइड कर लिया कि अगर इतने % नंबर लाएगा तो पास माना जाएगा, लेकिन अगर इतने % नंबर नहीं लाता है तो उसे फेल माना जाएगा और वो दोबारा कक्षा 4 में ही पढ़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका न्यूनतम अधिगम स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण में सर्वदृश्य सामग्री के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, 2 कार्य पूछे हैं, या उपयोगिता कह सकते हैं हमसे, या उद्देश्य कह सकते हैं। तो पहला है कि बालकों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना तथा विकसित करना। सेकंड है बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रदान करने के लिए भी हम सर्वदृश्य सामग्री का यूज़ करते हैं। छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए भी हम करते हैं, क्योंकि जब बच्चे किसी भी चीज़ को देखकर या सुनकर पढ़ते हैं ना, तो कुछ ज़्यादा क्रियाशील होते हैं वो। फिर है कि पढ़ने में रुचि बढ़ती है उनकी। फिर है कि तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। ठीक है, इससे क्या होता है, जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और चीज़ें उनके लिए भी सरल हो जाती हैं पहले से। फिर है कि पाठ सामग्री को सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाना।
और लास्ट है आपका कि बालक का अवधान, मतलब कि ध्यान लगाना पाठ की ओर ध्यान केंद्रित करना। तो ये सारे क्या हैं, श्रवदेश सामग्री के कार्य या उद्देश्य हम कह सकते हैं। दो पूछे गए हैं तो आपको दो लिखने हैं। ठीक है, पहले तो श्रवदृश्य सामग्री के थोड़े एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जब पेपर में अगर आता है ये क्वेश्चन उसके बारे में लिख दीजिए क्या होता है श्रव्य सामग्री, क्या होती है दृश्य सामग्री। ठीक है, और फिर इनके एग्जाम्पल लिखने के बाद इसके कार्य या उद्देश्य लिख दीजिए दो जो पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गणित किट के 4 उपकरणों के नाम लिखिए। ठीक है, तो गणित की जो आपकी मैथ की किट मिलती है बच्चों के लिए, उसके 4 उपकरण लिखने हैं आपको। तो अध्यापकों को मिलने वाली इस मैथ किट में बच्चों को गणित सिखाने के लिए गणित माला, पैटर्न ब्लॉक, राउंड और स्क्वायर काउंटर, इकाई दहाई सिखाने के लिए सामान, बेस 10 ब्लॉक, समय के बारे में सिखाने के लिए घड़ी आदि इस मैथ किट में शामिल है। ठीक है, तो दो चीज़ें पूछी गई हैं, तो दो चीज़ें आप कोई भी लिख सकते हैं कि समय सिखाने के लिए इसमें घड़ी भी होती है। ठीक है, गणित माला, अगर आपको माला सिखानी है तो उसके लिए गणित माला भी मिलती है, पैटर्न ब्लॉक मिलते हैं, राउंड और स्क्वायर काउंटर मिलते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ की रहती है, और ज्योमेट्री की अलग रहती है किट। ठीक है, जिसमें आपको स्केल मिल जाएगी और भी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर शिक्षण सूत्र वह जो ज्ञान प्राप्त करता है वह तर्क पर आधारित नहीं होता। कहने का मतलब है जो बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका कोई आधार नहीं होता। ठीक है, उन्हें तर्क नहीं पता होता है, उन्हें ये तो पता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है ऐसे हो रही, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, इसका तर्क क्या है। ठीक है, किस आधार पर ये चीज़ हो रही है। तो वही है कि बच्चे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो तर्क पर आधारित नहीं होता। अतः शिक्षक उनके अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को तर्क संगत बनाकर स्थायी कर सकता है। जैसे बालक रोजाना सूरज को पूरब से निकलते देखता है और पश्चिम में छिपते हुए, लेकिन वह तर्क के आधार पर यह सिद्ध नहीं कर पाता है। ठीक है, उसे तर्क नहीं पता कि पूरब से निकलता क्यों, हमेशा पूरब से ही क्यों निकलता है, पश्चिम से क्यों नहीं निकलता, और हमेशा पश्चिम पे क्यों डूबता है, ये चीज़ बच्चे को नहीं पता है। तो टीचर क्या करेगा, उसका तर्क देगा उस चीज़ का, और इससे क्या होगा कि उसका जो बालक का ज्ञान होगा वो स्थायी हो जाएगा। तो यही कहता है ये सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सामूहिक संप्रेषण के 2 गुण लिखिए। तो सामूहिक संप्रेषण होता है, आपको पता है कि 2 टाइप के होते हैं संप्रेषण। तो सामूहिक संप्रेषण के गुण पूछे हैं जिसमें एक साथ बच्चों को आप बैठकर पढ़ाते हैं। तो ये विधि सरल एवं सस्ती, क्योंकि एक साथ बैठ के आप पढ़ा दे रहे हैं तो सरल भी है और सस्ती भी है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो रहा कि हाँ अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग टीचर ले रहे हैं आप। इसी कारण यह विधि व्यवहारिक है। दूसरा, यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। तीसरा, बालकों में संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। मतलब कई बच्चे आपस में संपर्क में आते हैं तो कई नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं उन्हें। इस विधि से शिक्षा देने में बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास होता है। और फिर है कि इस विधि से शिक्षण देने से बालकों में प्रतियोगिता की भावना का उदय होता है, क्योंकि सारे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ता है बच्चों में, एक दूसरे से देखकर सीखते भी हैं। ठीक है, काफ़ी सरल और सस्ती हो जाती है, एक दूसरे से मेल जोल भी बढ़ता है। तो ये सामूहिक संप्रेषण के कुछ गुण हैं। ठीक है, आपको 2 पूछे गए तो आपको 2 लिखने हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुविकल्पी आपको क्वेश्चन सारे करा दिए और अति लघुत्तरी करा दिए। अब जो लघुत्तरी क्वेश्चन है वो आपको खुद करने, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो मैं इसमें सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है तो उसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चन पर। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।